दोस्तों आजकल मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, कॉल आ रही थी कि सर हम भी आपकी तरह सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक आपके लिए वीडियो ही बना देता हूँ कि जिससे जिसको भी एस्पायरिंग एनालिस्ट है उनको पता चल जाए कि रिसर्च एनालिस्ट बनते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करा तो ये देखा कि वीडियो थोड़ी सी पुरानी है जो ऑलरेडी नेट पे डली हुई हैं, क्योंकि 2024-25 के बाद यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एनालिस्ट के कंप्लाइंस में भी, रजिस्ट्रेशन में भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो एक ये लेटेस्ट वीडियो है विद लेटेस्ट अमेंडमेंट कि आप सेबी रजिस्ट्रेशन रिसर्च एनालिस्ट कैसे बन सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी से लेके सर्टिफिकेट 2024 के नए 25 रूल्स के साथ साथ कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो, सारा आपके लिए कवर किया है। सबसे पहले एक चीज ये समझ लो कि आखिर रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है, क्या क्या काम करता है। अगर आपको किसी भी स्टॉक पे रिसर्च करके उसको पब्लिश करना है एंड पब्लिश करने का आपको कोई चार्ज लेना है, जैसे हम अपना कोई चार्ज लेते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना है, तो आपको ये रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। रिसर्च एनालिस्ट की जो डेफिनेशन में सिंपल जो मतलब दिया हुआ है, वो मतलब दिया हुआ है कि अगर आपको बाई सेल एंड होल्ड कुछ भी रिसर्च बना के पब्लिश करना है तो आपको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। पहले दोस्तों यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो जो था, एक तरीके जो पोर्टफोलियो बना के हम कंप्लीटली सेल करते हैं, उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब 2024 के बाद इस लाइसेंस को भी, जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसको भी हमारे आरए के लाइसेंस के अंदर ला दिया गया था। तो ये एक चेंज था जो यहाँ पे हमको लाया गया। तो अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज भी यहाँ पे सेल करने हैं तो आपको आईए यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की यहाँ पे लाइसेंस की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस पे भी यहाँ पे काम कर सकते हो। चलो आगे छोटी सी चीज आपको बता देता हूं, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे टिप्स दे रहे हो तो वो बिल्कुल ही इलीगल है। आपको लाइसेंस यहाँ पे ले लेना चाहिए, क्योंकि सेबी ने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी मैं आपको बात करने वाला हूँ उसको काफी कम कर दिया है। एंड लाइसेंस में लेने में जो डॉक्यूमेंटेशन लगता था उसमें भी काफी कम कर दिया है। इसी वजह से सेबी खुद भी चाहता है कि कोई इलीगल काम ना करे, पूरा आप विद लीगल एंड विद कंप्लायंस ही यहाँ पे काम करते हुए चलो। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे कोई भी टिप्स दे रहे हो, स्टॉक की बात कर रहे हो, तो लेना आपको लाइसेंस हो जाता है कंपलसरी। नॉन कंप्लायंस का नतीजा होता है सीधा सेबी की पेनल्टी आती है, आपको सारा बैन कर दिया जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट को रिफंड तक के ऑर्डर हो जाते हैं कि जितना भी आपने पिछले सालों में कमाया होगा वो आपको रिफंड देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटर यही है कि जो भी इनलीगल काम कर रहे होते हैं, बेटर ये है कि लाइसेंस ले लो। सिंपल हो गया है प्रोसेस भी एंड सिंपल हो गया है डॉक्यूमेंटेशन भी। चलो यहाँ से हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं कि पूरा रोड मैप क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले होता है दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन चेक, जो अभी हम आगे सारा कोई डिस्कशन करेंगे, मैं अभी आपको रोड मैप दे रहा हूँ। एक होता है सिंपल, एक ही एग्जाम होता है एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट 15, जो आपको इसके लिए क्लियर करना होता है जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। इसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, आरएएसबी बोर्ड एक बना हुआ है बीएससी का। वो अब कई लोग बोलेंगे कि जी सेबी का लाइसेंस है तो बीएससी के पास क्यों जाते हैं। ये सब लेटेस्ट चेंजेस हैं तो 2024-25 में हुए हैं, मैं आगे सारा कुछ आपको बता दूंगा। यहाँ पे सिंपल पोर्टल पे हमें एक फॉर्म भरना होता है, जो कि फॉर्म भी आज के टाइम पे बीएससी वेबसाइट पे ही भरा जाता है। आप पुरानी वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको बात होती दिखेगी एसआईपी पोर्टल की। एसआईपी पोर्टल सेबी का पोर्टल हुआ करता था, लेकिन अब सेबी ने सारी चीजें बीएससी को दे दी है कि भाई हमारा काम तुम करो। तो हमें जो अप्लाई करना होता है वो बीएससी को करना होता है एंड बीएससी फिर सेबी को देता है। पर जो आपको लाइसेंस आता है, जो आपको प्रॉपर सेबी का लाइसेंस आता है, वो सेबी की तरफ से ही आता है। ओके, इसके बाद एक डिपॉजिट की नई चीज आई है। पहले नेटवर्थ क्राइटेरिया होता था, आप देखोगे आपको सब जगह नेटवर्थ की बात मिलेगी कि नेटवर्थ आपको 1 लाख की चाहिए। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपको नेटवर्थ 25 लाख की चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा है, हमको एक डिपॉजिट कराना होता है, यानी कि एक हमारे ही नाम पे एक एफडी होती है एंड वो एफडी में हमें बीएससी को लीन में रखना होता है। वो सारी चीजें अभी डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी यहाँ पे क्लियर एक रोड मैप देके चल रहा हूँ। उसके बाद सेबी में हमारी सिंपल एप्लीकेशन फीस जाती है। एप्लीकेशन फीस में भी काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं एंड डायरेक्ट फिर पेमेंट होने के बाद हमको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा रोड मैप। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको स्टेप 1 में ही मैंने एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्यों कवर करा है, क्योंकि अगर ये ही नहीं हुआ कि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो किसी चीज के लिए तो आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोसेस आप समझ लो, लेकिन आपको फिर ये समझ आया कि भैया मैं तो एलिजिबल ही नहीं था, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। पुरानी वीडियो जिसकी भी देख रहे हो उसमें बोल रहा होगा कि भैया अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको ग्रेजुएट के संग 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए,
और अगर आप या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, ये वो। लेकिन अब क्राइटेरिया बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जो मैं आपको बोल रहा था कि बिल्कुल ही यहाँ पे इजी कर दिया गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है, साइंस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, आप बीकॉम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, एलएलबी हो, कुछ भी हो। एलएलबी का पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है। लेकिन अब आप ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, ये बात ध्यान रखो, ग्रेजुएट हो आप किसी भी फील्ड में, आप बीएससी हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे सेबी का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था NISM 15 का, जिसकी बात अभी आगे होने वाली है, अगर ये दो चीजें आपके पास है तो आप किसी भी कंसल्टेंसी की हेल्प से इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कई कंसल्टेंसी अवेलेबल है, मैं अभी आपको एक कंसल्टेंसी भी बता दूंगा कि जिससे आप यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले चीज ये समझ लो कि अगर आप ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास किसी भी फील्ड में और NISM 15 का आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं NISM 15 के ऊपर भी एक सीरीज की वीडियो बनाऊं, पूरा NISM 15 में आपको आसानी से बुक आपको आसानी से समझा दूं, तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। ये 2024 के बाद जो नया चेंज आया था वो मैंने आपको बता दिया कि 5 इयर्स का जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती थी ग्रेजुएट के साथ, वो अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप सिंपल टू सिंपल ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं NISM 15 एग्जाम की, कि भाई सर ये NISM 15 एग्जाम होता क्या है। दोस्तों NISM जो है एक सर्टिफिकेशन कंपनी है जो सेबी के लिए अप्रूव्ड है। सेबी कहता है कि आपको NISM 15 का एक एग्जाम क्लियर करना है, तो वो आप उसके लिए वहाँ पे अप्लाई हमारे आगे साथ कर सकते हो। अब इस एग्जाम की बात मैं आपके लिए कर लेता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है NISM की, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो बुक भी आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। एंड इसी के साथ साथ है क्या, इसमें ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, आई थिंक 300 to 400 पेजेस की ये बुक होगी। वो एग्जाम आपको वहाँ से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है सर, इसमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 100 में से 60 नंबर आपको यहाँ पे लेने होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मार्केट की नॉलेज है तो आप 1 महीना या 1.5 महीना पढ़ के ये एग्जाम ले सकते हो। इस एग्जाम की छोटी मोटी डिटेल आपको और दे देता हूँ। ये एग्जाम दोस्तों आपको सेंटर पे जाके देना होता है। पहले कोविड के टाइम पे ऑनलाइन भी चला था, लेकिन अब ऑनलाइन बंद हो गया है। NISM के सेंटर आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपकी दिल्ली जैसी सिटी में 3-4 हैं, बाकी आपको हर जगह ये मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना होता है एंड वहाँ पे जाके ही आप यहाँ पे इसको क्लियर करने की तरफ देख सकते हो। चलो NISM के एग्जाम की बात हो गई। NISM के एग्जाम की एक चीज मैं आपको एक और बता देता हूँ। जो एग्जाम होता है दोस्तों, ये वैलिडिटी होती है 3 इयर्स की। जो आप सेबी का लाइसेंस लेते हो, जो आपको सेबी का लाइसेंस मिलता है, उसकी 5 साल की वैलिडिटी होती है एंड सिर्फ उसको आपको वहाँ पर रिन्यू करना होता है, जो कि रिन्यूअल फीस देके रिन्यू हो जाता है। लेकिन जब हमने NISM का एग्जाम लिया, यानी कि जो हम 15 एग्जाम क्लियर करते हैं, उसको हमें 3 साल बाद रिन्यू करना होता है। लेकिन आज के टाइम पे एक नया सेबी ने एग्जाम निकाल दिया है रिन्यूअल के लिए, खाली नए के लिए नहीं, रिन्यूअल के लिए 15B का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो क्लास देख के ही आपका रिन्यू हो जाता है। तो एक बारी आपको ये सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको NISM 15 एक बार ही क्लियर करना है, उसके बाद आपकी सारी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। तो अब मैंने आपको 2 चीज़ यहाँ पे बता दी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, सिंपल और सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में, और आपका NISM 15 एग्जाम क्लियर है, तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। क्योंकि आने वाले टाइम में आगे कंसल्टेंसी की हेल्प से या आप खुद भी करना चाहते हो, आप लाइसेंस ले लोगे। इतना मुश्किल अब यहाँ पे नहीं रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपके साथ बात करी थी RAASB बोर्ड की। ये BSc के पास हम क्यों जा रहे हैं, हम तो सेबी का लाइसेंस ले रहे हैं। SIP पोर्टल पे जाना चाहिए। पुरानी वीडियोस देखोगे तो यही मिलेगा, पर जब एक्चुअल में करने बैठोगे, किसी के हेल्प से भी करोगे या खुद भी करोगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि BSc से ही यहाँ पे होता है। हुआ क्या है दोस्तों, 2024-25 में एक रिफॉर्म आया था, जहां सेबी ने एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई। डेडिकेटेड बॉडी का नाम क्या रखा गया, RAASB, रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। यानी कि सेबी ने अपना सारा काम इस बोर्ड को दे दिया कि भाई हमारे को नहीं करना, आप ये सारा काम देखो। जो हम रजिस्टर्ड भी हैं, जो हमारा कंप्लायंस भी फॉलो होता है, जो हमको मेल्स वगैरह भी आती हैं, जो हमें आगे पीरियोडिक रिपोर्टिंग भी करनी होती है, वो सारी BSc के पास ही जाती है एंड BSc आगे सेबी को फॉरवर्ड करता है। इसे BSc लिमिटेड चलाता है एंड यहीं से आपका एप्लीकेशन जो है वो पूरा अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, तो वही मैं बोल रहा था, इसी वजह से कि अब आपको ये पुरानी वीडियोस नहीं देखनी है, ये नया प्रोसेस है एंड पूरा वही मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। हमें करना क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है आप यानी कि एप्लीकेंट।
एप्लीकेंट जाता है बीएससी की वेबसाइट पे, एक सिंपल हमारा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हम भरते हैं, ओटीपी भी वगैरह से वेरिफिकेशन होती है एंड हमारा फिर वो पोर्टल चल जाता है। हमारा पोर्टल चल जाता है, पोर्टल पे हम फॉर्म भरते हैं। हमारा जो बीएससी का जो हम देंगे बीएससी को एंड वो सेबी को फॉरवर्ड करता है। बीएससी सेबी को देगा, सारी चीज़ें वो वहाँ पे क्लियर जब हो जाएंगी तब हमारा एक फाइनल अप्रूवल आता है। तो ये तो हो गया आपका छोटा छोटा प्रोसेस जो मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बता देता हूँ। ये फीस आपको हर जगह देखने को मिलेगी, 5,000 10,000, इसके भी बाइफर्केशन है, वो भी अभी आपको बताऊंगा। जीएसटी का कितना, अप्रूवल नंबर कैसे आता है, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। आपको पहले चलो एक बारी फीस ही बता देता हूँ। आज के टाइम पे फीस जो है ना दोस्तों, ये बीएससी की पहले क्या होती थी, 5,000 रुपए फीस जाती थी सेबी को, जिसको हम बोलते थे एप्लीकेशन फीस, जो आपके रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप स्टार्ट करते थे तभी आपको देनी पड़ जाती थी। लेकिन अब चेंज क्या हुआ है, अब चेंज ये हुआ है कि आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, पूरी एप्लीकेशन हो जाती है, हमको फिर बीएससी एक लिंक देता है 2,000 रुपीज़ के पहले चालान का। 2,000 रुपीज़ का एक चालान जाता है, उसके बाद एक सेबी की फीस जाती है 10,000 रुपये की, एंड उसके बाद फिर से हमारी 3,000 रुपये बीएससी की फीस जाती है। तो टोटल अगर आप चार्जेस की बात करते हो तो टोटल चार्जेस तो जितने पहले आपके जाते थे आज भी उतने जा रहे हैं, यानी कि टोटल चार्जेस आपके जाते हैं 15,000 प्लस जीएसटी, यानी कि टोटल जो आपका जाता है 17,700 रुपये जाता है। एंड ये बात मैं सारी अभी कर रहा हूँ इंडिविजुअल एप्लीकेशन की, अगर कंपनी की आगे बात करनी होगी तो उसकी भी हम आपको वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल एप्लीकेशन की। तो 15,000 प्लस जीएसटी यहाँ पे, यानी कि 17,700 रुपये आपको हमारा चार्ज आता है। पहले से भी ये 5,000 10,000 करके लेता था, अब ये डायरेक्ट 2,000 3,000 10,000 ऐसे 2 3 4 बारी में जाता है। तो कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा है। बात अगर फीस की करोगे तो मोटा मोटा सबको फीस पता करनी होती है, तो टोटल रजिस्ट्रेशन फीस में आपकी 17,700 रुपये से भी या बीएससी ले लेगा टोटल। ठीक है, ओके। आगे बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की, जो मैंने आपको बता दिया 5 साल के बाद होता है। उसके बाद सिंपल रिन्यूअल फीस होती है, वो रिन्यूअल फीस करके आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आते हैं सबसे मेन प्रोसेस पे कि ये प्रोसेस हमको करना कैसे। दोस्तों बीएससी का पोर्टल जो है, वहाँ पे आपको जाके अकाउंट बनाना है, जो मैंने आपको बता दिया कि सिंपल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डालोगे, आपका पोर्टल बन जाएगा। उसके बाद होता है मेन चीज स्टार्ट, कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने का मतलब है उसमें आपके 11 से 12 चीज़ें के स्टेप्स हैं। कभी आपका नेम आता है, फिर पैन कार्ड अपलोड होगा, आपका एड्रेस प्रूफ अपलोड होगा, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड होंगे, एंड ये करके 11 से 12 चीज़ें यहाँ पे होता है, जो सेबी पूरा जो बीएससी होता है वो पूरे पोर्टल में आपका मानता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत ध्यान से भरना होता है। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आप किसी कंसल्टेंसी की हेल्प यहाँ पे ले लोगे, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। तो आपको मैं वो वेबसाइट भी लिंक में डाल दूंगा जिससे मैंने करवाया था, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप ये फॉर्म भर सकते हो जहाँ पे ये आपको सबमिट करना होता है। अब सर इसमें मेरे को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट देख लो आपको क्या क्या चाहिए। आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, सिंपल बेसिक डिटेल हो गई, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेशन हो गई, लाइक आपके पास बीकॉम है तो सिंपल आपको यहाँ पे बीकॉम की डिग्री डालनी है। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है यहाँ पे, जो आपने एनआईएसएम 15 क्लियर करके रख रहा होगा। ऑफिस एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे पहले हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ती थी, लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा ईजी कर दिया है। सिंपल अगर आप अपने घर पे ले रहे हो तो सिंपल आधार कार्ड भी डाल दोगे तो वहाँ पे वो भी आपका काम चल जाएगा। अब मेन चीज़ स्टार्ट होती है, लॉट्स ऑफ डिक्लेरेशन जाती है। लाइक एक डिक्लेरेशन जाती है, सेबी हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन मांगता है कि मेरे पास पूरी डिक्लेरेशन है कि मेरे पास ये इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा ये काम करने का। तो ऐसी 7 से 8 डिक्लेरेशन यहाँ पे जाती है। ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस प्लान। कि सेबी ये बोलता है कि हमें आप ये बताओ कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में आप क्लाइंट कहाँ से लेके आने वाले हो, कितना आपका यहाँ पे रेवेन्यू हो सकता है, कहाँ पे आपका एक्सपेंस होगा, कहाँ आपका पूरा P&L निकल के आएगा। तो उसका एक सेबी बिजनेस प्लान मानता है कि आप कैसे काम करने वाले हो, कि जिससे उनको भी समझ आए कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करने वाले, पूरा लीगल एक्टिविटी करने वाले हो। तो इस बिजनेस प्लान को बहुत अच्छे से बनाना। इसके बाद 2 चीज़ें और होती हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर एंड एक इंटरनल पॉलिसी भी जाती है। एंड ये दोनों डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पूरा पढ़ोगे तो आप ये भी बना पाओगे, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और इंटरनल पॉलिसी को भी आपको यहाँ पे अच्छे से भरना होता है। ओके, अब ये आपने फॉर्म भर दिया, आपने सारी चीज़ें वहाँ पे कर दी, सबमिट कर दोगे। अब आती है क्लैरिफिकेशन की बात। उन सब चीज़ों पे बीएससी उनको वेरीफाई करेगा
एंड आपसे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आस्क करता है कि भाई आपने ये जो जो चीज़ दी है इसमें ये कमी है या ये चीज़ हमें और दो। एंड वहीं पे दोस्तों गेम चेंज होता है। जो लोग म्यूचुअल फंड में काम कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिक्लेरेशन आती हैं, आपके बिजनेस प्लान पे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन से भी पूछता है कि जिनका उनको रिप्लाई आपको इसी वजह से मैंने लिखा है कि यहाँ मेन गेम चेंज होता है। क्लैरिफिकेशन के आंसर आपको बहुत सोच समझ के देने होते हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा कंसल्टेंसी वगैरह की हेल्प आती है कि आपको यहाँ पे गेम चेंज में कि यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन के रिप्लाई आपको अच्छे से कर पाएँ। आप समझ लो कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन है, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो आप अपने आप भी ईज़िली इसको कर पाओगे, ज़्यादा उसकी भी टेंशन मत लेना। ठीक है? चलो, अब मैंने आपके साथ बात करी थी, ये सारा आपने एप्लीकेशन कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा आपने एप्लीकेशन कर दिया, आपका क्लैरिफिकेशन चली गई, क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई आपने कर दिया, फिर आपका 2000, 3000, 10,000 करके आपका पूरा हो जाता है। जैसे ही आपको पहला 2000 का लिंक आ जाता है कि हाँ भाई, आप 2000 का ये चालान पे कर दो, तो आप वहाँ पे स्वीट्स बाँट सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जी हाँ, आपका लाइसेंस के अब जो चांसेज़ हैं, वो अप्रूवल होने के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके बाद क्लैरिफिकेशन आने के बहुत कम चांसेज़ होते हैं। एंड फिर यही होता है कि अब 99% आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। जैसे ही वो अप्रूव हो जाती है, तो हमें नंबर जब तक नहीं मिलता, जब तक हम सेबी को एक एफडी नहीं दे देते। एफडी हमें लीन में देनी होती है बीएससी को। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती थी, तो वो सीए से साइन करा के आओ, नेटवर्थ बनवा के देनी होती थी। अब वो सारा प्रोसेस सेबी ने निकाल दिया है। सेबी कहता है कि भैया आपको नेटवर्थ की जगह एक डिपॉजिट देना है, डिपॉजिट एज इन फिक्स डिपॉजिट देना है। अब वो फिक्स डिपॉजिट भी क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आपको लाइसेंस अभी अभी आपका आया ही है कि आपके जो क्लाइंट होंगे, वो क्लाइंट आपके यहाँ पे कम होंगे, आपके 150 तक के ही अगर क्लाइंट होते हैं, तो हमें 1 लाख की नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद क्लाइंट के हिसाब से ये चीज़ें दी गई हैं। मैक्सिमम जो है एफडी हमें अपने ही नाम पे करानी होती है, ऐसा नहीं है कि सेबी के नाम के करानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको 10 लाख की मैक्सिमम एफडी की एक लिमिट है, वो भी जब है जब आपके क्लाइंट 1000 से भी ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन अभी आप जैसे ही लाइसेंस लेते हो, अपनी एक एफडी करा दो, 1 लाख की, वो सेबी को चला जाता है, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमें सेबी को भेजनी होती है, वो चली जाती है, तो वहाँ पे हमको नंबर, हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। ठीक है? चलो, ये दोस्तों एक पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट की भी आगे बातें हैं। ये मैंने पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट भी है, उसके बाद कंप्लायंस का भी है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आगे भी हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा, जहाँ पे मैं पार्ट 2 में आपके पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट कैसे अप्लाई कर सकता है। लाइक मैं कोई सीए है जो इन प्रैक्टिस है, हम मेरे पास जैसे मैं सीए हूँ पर मैं इन प्रैक्टिस नहीं हूँ, मेरा फुल टाइम रिसर्च एनालिस्ट का ही काम है, लेकिन कोई सीए है जो प्रैक्टिस में भी है एंड उसको भी रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस चाहिए, तो वो पार्ट टाइम ले सकता है। इसके बाद आप बन तो गए, लेकिन कंप्लाइंस कैसे फॉलो करना है, अगर वो सारी डिटेल भी आप चाहिए, अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको पार्ट 2 भी जरूर ला के दूंगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे।